झारखंड सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा 2023 की तैयारी करते हुए जो 1200 प्रश्नों का एक सीरीज लेकर आए, उसमें 40 प्रश्न हम पूरा किए थे। अब 40 के बाद से आज लगभग 150 प्रश्न पूरा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, चूँकि आप सभी जान रहे हैं कि इस प्रश्न का कितना महत्व है। महत्व इसलिए है चूँकि CDP से चाइल्ड पेडागोगी जो है उससे लगभग 30 प्रश्न पूछे जाने हैं और 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। चलिए आज का पहला प्रश्न और इस सीरीज का 41वां प्रश्न। किशोरावस्था प्रारंभ होती है। किशोरावस्था कब से प्रारंभ होती है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले ये जान लेंगे किस किस प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहली जो अवस्था है 0 से 2 वर्ष के लिए, यह है शैशवावस्था, मतलब बच्चे जब एकदम छोटे होते हैं। 2 से फिर 11 साल तक ये हो गया बालिकाल अवस्था, और फिर 12 से 19 साल तक ये हो गया किशोरावस्था। तो किशोरावस्था जो प्रारंभ होती है वो 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है। सही आंसर इसका होगा 12 वर्ष की आयु से। अगला क्वेश्चन, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर्स, फ्रॉयड, फ्रांसिस गाल्टन, इवान पावलोव। सही आंसर होगा इसका कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स ने पूर्णतः कार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 43, और इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य का विकास को समझने में सहायता की है? पियाजे, फेस्टिंगर, एरिक्सन या बेलोक। सही आंसर होगा पियाजे। सही आंसर क्या होगा? पियाजे। पियाजे ने ही बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की थी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए अब 44वां प्रश्न, बच्चे सूर्य के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन में बालक किस लक्षण को इंगित करता है? सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, तो यहाँ पर जिस लक्षण की बात हो रही है वो है सजीव चिंतन। किसका लक्षण का बात हो रहा है? तो सजीव चिंतन की बात हो रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए अगला प्रश्न में देखिए, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? सार्वभौमिक गुण मतलब वो उनके पास में जो मिलता जुलता गुण है वो जन्मजात होता है। ये बात किसने बोला था? ऑप्शन ए BF स्किनर ने, ऑप्शन बी अल्बर्ट बंडूरा ने, ऑप्शन सी नाम चॉम्स्की ने, ऑप्शन डी EC टॉलमैन ने। सही आंसर होगा नाम चॉम्स्की ने। इन्होंने यह दावा किया था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। कैसे होते हैं? जन्मजात। अगला क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? इसका मतलब बच्चे कब अपना ध्यान, विकास के किस अवस्था में अपना ध्यान, वो अपने जननांग जिसको हम लोग कहते हैं गुप्तांग, हमारे जो प्राइवेट पार्ट है, तो उधर उसका ध्यान कब जाता है और वह किस प्रकार के विकास की अवस्था में जाता है? पहला ऑप्शन मुखी, दूसरा गोदी, तीसरा लैंगिक और चौथा प्रसुप्ति। तो सही आंसर होगा लैंगिक विकास। जब लैंगिक विकास होता है तो बच्चों का ध्यान अपने जननांगों की तरफ जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा बच्चा हेतु वेसलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? वेसलर बुद्धि मापने के लिए, तो इसके लिए ऑप्शन ए अंकगणित, ऑप्शन बी सदृशता या समानता, ऑप्शन सी शाब्दिक तर्क, ऑप्शन डी चित्रपूर्ति। सही आंसर इसका है ऑप्शन डी चित्रपूर्ति। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। मनोविश्लेषणात्मक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी व्यवहारात्मक, ऑप्शन सी क्रांतिक अथवा अवस्था समूह और ऑप्शन डी संज्ञानात्मक। सही आंसर होगा मनोविश्लेषणात्मक। अगला क्वेश्चन, ये बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट इस किताब का नाम है, एक किताब का नाम है, और इस किताब को किसने लिखा है? ऑप्शन ए प्रियर, ऑप्शन बी सेन, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी अस्टन। सही आंसर होगा डार्विन। किसने किताब लिखा है? डार्विन ने। कौन सी किताब लिखी? ये बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। अगला प्रश्न, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक या सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। जो भी दिया है सभी है।
अगला प्रश्न देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए कार्लसनिक, बी पियाजे, सी स्किनर, डी हरलॉक। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा स्किनर ने। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। जो सतत का मतलब हमेशा कंटिन्यूअस चलते रहता है, कभी भी बंद नहीं होती, कभी रुकती नहीं है, और जो कभी रुकती नहीं उसी को हम लोग विकास कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास, तो व्यक्तित्व में विकास होना उसके लिए कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, या कोई नहीं। तो सही आंसर इसका होगा अधिगम एवं वृद्धि। अगले प्रश्न की ओर, विकास में वृद्धि का तात्पर्य। विकास में वृद्धि, और जैसे विकास है और वृद्धि है, तो वृद्धि जो होता है शरीर के बाहर का विकास है, जैसे हाथ पैर का लंबा होना, मोटा होना, शरीर की हाइट बढ़ना, ये सब वृद्धि है। तो विकास में वृद्धि होना, इसका मतलब सही आंसर होगा आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि होना, और इसका डी नंबर का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, तनाव और क्रोध की अवस्था। तनाव और क्रोध, तनाव का मतलब बहुत ज़्यादा जब टेंशन में होते हैं, क्रोध बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, तो उसकी कौन सी अवस्था है? सही आंसर इसका होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में कभी बच्चे अधिक तनाव और अधिक क्रोध में होता है। अगला प्रश्न, बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास परिणाम है, मतलब बालक का जो विकास होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? वंशानुक्रम के ऊपर या वातावरण के ऊपर, या फिर ये दोनों की अंतःक्रिया का? तो देखिए ये दोनों का अंतःक्रिया ही होगा, क्योंकि किसी भी बालक का जो विकास है ना वो वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों के अनुसार होता है। तो सही आंसर होगा डी, सी नंबर, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का विकास का परिणाम है। अगला प्रश्न, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास, शरीर का जो विकास हो रहा है उसका कौन सा क्षेत्र है? स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन? देखिए स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन ये सब जो है सो विकास है, लेकिन ये विकास कैसा है? संज्ञानात्मक विकास है। लेकिन स्नायुमंडल, इसका मतलब शरीर के पार्ट्स जो बढ़ रहे हैं, उसका साइज जो बढ़ रहा है, जैसे शरीर की हाइट बढ़ रही है, ये सब स्नायुमंडल में, तो शारीरिक विकास स्नायुमंडल। अगला प्रश्न, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो अगर इस ऑप्शन को हम देखेंगे, अच्छी लिखावट भी महत्वपूर्ण होती है, लेखन में स्पष्टता यह भी महत्वपूर्ण होती है, बड़े अक्षरों में लिखना ये बहुत ज़्यादा नहीं और फिर छोटे में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये दोनों में लग रहा है कि दोनों सही हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सटीक आंसर जो है वह है अच्छी लिखावट। क्या है? अच्छी लिखावट। अगर अच्छी लिखावट है तो इसका मतलब है लेखन में स्पष्टता है, स्पष्ट रूप से वो लिख रहे हैं, और दूसरा उसकी लिखावट भी अच्छी है। ऐसा नहीं कि अच्छी लिखावट का मतलब लेखन खराब है और फिर वो अच्छे लिख रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है या नैतिक विकास है? तो स्पष्ट है शारीरिक और गत्यात्मक, शरीर बढ़ रहा है उसका, तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास ही होगा। सही आंसर शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अगले प्रश्न की ओर, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो ये जन्म से 2 वर्ष के बीच में होती है। तो जन्म से 2 साल तक बच्चों का जो विकास होता है वो संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक का मतलब वो छोटी छोटी चीज़ों को अनुभव करना शुरू करते हैं, जैसे संज्ञानात्मक विकास में वो धीरे धीरे माँ, पा ये सब बोलना शुरू करते हैं, और फिर छोटे छोटे स्टेप वो चलना शुरू करते हैं, चीज़ों को पकड़ना शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सत्य यहाँ देखना है हमको, लड़के ज़्यादा बुद्धिमान, लड़कियाँ ज़्यादा बुद्धिमान, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, और लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो देखिए लैंगिक यहाँ अगर है तो यह अवधारणा किसी भी प्रकार से नहीं बनना चाहिए कि लड़का ज़्यादा बुद्धिमान होता है या लड़कियाँ बुद्धिमान होता है, ये दोनों ऑप्शन गलत है, और ये दोनों ऑप्शन गलत है तो ये भी गलत है। तो बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, पुल्लिंग भी लड़के भी ज़्यादा तेज हो सकते हैं, लड़कियाँ भी ज़्यादा तेज हो सकती है, और इसका लिंग से कोई संबंध नहीं। परामर्श का उद्देश्य, परामर्श का मतलब आप लोग जानते होंगे सलाह, परामर्श का मतलब सलाह। तो सलाह का उद्देश्य क्या है? बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, अब बच्चों के समायोजन में सहायता करना, या फिर सभी। तो देखिए सलाह हम उसी को देंगे जब हम बच्चों को समझ पाएंगे, उसके कमी के कारण को पता कर पाएंगे, और फिर बच्चों को समायोजन में सहायता कर पाएंगे। तो ये तीनों ऑप्शन सही, इसका मतलब उपरोक्त सभी डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है।
नैतिकता लाने के लिए बच्चों में, तो उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाएंगे, ये तो अच्छी बात नहीं होगी। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, देखिए शिक्षक जितने आदर्श रूप में होंगे बच्चे भी उनका उतना ही आदर्श रूप में होगा, और अगर शिक्षक नैतिकता स्थापना करना चाहते हैं तो शिक्षक का आदर्श रूप में हो जाए। बी नंबर सही ऑप्शन। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान, फ्रोवेल, तो फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान क्या है इसको समझते हैं। तो फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान व्यावसायिक स्कूल ऑप्शन ए में, पब्लिक स्कूल बी में, किंडरगार्टन सी में, और लेटिन स्कूल डी में। तो सही ऑप्शन होगा किंडरगार्टन, जिसको हम लोग कहते हैं केजी, वहीं से वो ये केजी शब्द वहीं से आया। तो किंडरगार्टन किसका, फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान है। किंडरगार्टन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, फ्रोवेल का। अगला, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, क्या बढ़ावा देता है, प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, या तटस्थता की भावना को। देखिए तो एक अच्छा अध्यापक जो है ना वो सहयोग की भावना को बढ़ाएंगे, प्रतियोगिता नहीं करवाएंगे। प्रतियोगिता में क्या होगा ना, जो बच्चे पीछे छूट रहे हैं उनका मन जो है सो खीन हो जाएगा, घृणित हो जाएगा। प्रतिद्वंदिता भी नहीं करवाएंगे, उन्हें कहेगा कि तुम उससे टॉपर हो जाओ, तुम इससे टॉपर हो जाओ। तो सहयोग की भावना एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के बीच में बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य, शिक्षण मतलब पढ़ाई सिखाई जो भी है उसका अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, आजीविका कमाना, मतलब बस कमाने के लिए है, ये नहीं होगा। कमाने के लिए तो जो नहीं पढ़ते हैं वह भी बढ़िया कमा लेते हैं। बच्चे का सर्वांगीण विकास, ये सही होगा। पढ़ना व लिखना सीखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्धिक विकास ये भी महत्वपूर्ण है लेकिन उतना नहीं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ महत्वपूर्ण कौन है, बच्चे का सर्वांगीण विकास, और अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है तो वही सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। खाली जगह तथा खाली जगह की विशिष्ट अन्वयन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो क्या क्या है ऑप्शन में देख लेते हैं। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, अस्थिरता, परिवर्तन, खोज और पोषण। खोज और पोषण बच्चों की विशिष्ट क्रियाओं में नहीं होगी, यह भी नहीं होगा। चुनौतियां और सीमाएं, तो चुनौतियां तथा सीमाएं की विशिष्ट अन्वयन क्रिया का परिणाम विकास और विविध। विकास शब्द आया तो ये वंशानुक्रम और पर्यावरण पर निर्भर होता है। अभी कुछ पहले जैसे हम इस क्वेश्चन के बारे में बात किए थे, तो यहाँ पर वंशानुक्रम आ जाएगा, यहाँ पर पर्यावरण आ जाएगा। अगले प्रश्न, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना कब शुरू किया गया था। तो सही आंसर है इसका 2004 ईस्वी में। 2004 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना की शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न, 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच आयु के बच्चों का एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था, तो इसका सही आंसर है 2001 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान शुरुआत की गई थी, और हम सभी सहायक अध्यापक उसी सर्व शिक्षा अभियान के तहत हैं। तो सही आंसर 2001 ईस्वी में, कब, 2001 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान शुरुआत। अगला प्रश्न, स्तरीय मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष कब निकाला गया था। तो 1998 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 1998 में स्तरीय का मतलब है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस, ढांचा किस प्रकार से होना चाहिए, ये तैयार किया गया था 1998 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए यहाँ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। शिक्षण की प्रभावकारिता मतलब अगर कोई पढ़ा रहे हैं तो उस पर क्या क्या निर्भर करेगा, हम बेहतर शिक्षा के लिए क्या क्या निर्भर करेगा। विद्यालय की संरचना ये बहुत मायने नहीं है। शिक्षण का विषय की समझ होना ये सबसे बड़ी चीज़ है। शिक्षक की योग्यता ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, और लिखावट भी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को विषय की समझ होना। अगर शिक्षक उस विषय में अच्छी समझ रखते हैं तो वो बच्चों को ज़्यादा अच्छा प्रभावपूर्ण तरीके से जो है सो पढ़ा पाएंगे। अगला प्रश्न, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित करने के लिए, या फिर छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो देखिए जब तक कोई भी विषय वस्तु रोचक नहीं होगा तब तक बढ़िया नहीं होगा। और यहाँ पर बोल रहा है कि आप टीएलएम का उपयोग क्यों करते हैं, किसका उपयोग, टीएलएम का उपयोग। तो टीएलएम का उपयोग बस इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका उपयोग करके हम शिक्षण को रोचक बना सकते हैं, और जैसे रोचक होगा बच्चे लोग उससे जुड़े रहेंगे, और जुड़े रहेंगे तो उसके अंदर शिक्षण रखने के लिए भी, एकाग्रचित होने के लिए भी, और प्रभावित होने के लिए तीनों क्रियाएँ आ जाएंगी। तो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए ही टीएलएम शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री जो है टीएलएम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये हम ही लोग की प्रॉब्लम वाली बात है।
यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। और आप अगर ट्रेनिंग किए होंगे किसी भी प्रकार का, चाहे वो FLN हो या फिर अलग अलग प्रकार की जो ट्रेनिंग, तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि शिक्षक को ये माता पिता के पास जाकर मिलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। शिक्षक को उनके माता पिता के पास जाकर मिलना चाहिए। इसमें 2 ऑप्शन जो हैं ये तो एकदम अनकम्प्लीट है। जैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए तो होगा ही नहीं, छात्रों की अनदेखा करना चाहिए, हम तो किसी भी छात्र का अनदेखा कर नहीं सकते हैं। माता पिता को लिखना चाहिए, लिखने से क्या फ़ायदा जब बार बार उसको बुलाया जा रहा है तो सही आंसर होगा जाकर उनसे मिलना चाहिए। अगला प्रश्न, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। बंटित, समूहित, अंतरालित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना, तो बंटित, समूहित, अंतरालित और इनमें से कोई नहीं, ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण मतलब दैनिक जो टाइम टेबल है उसका एक नियमित कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, और यही सही आंसर होगा अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। इसी के लिए हम लोग पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं ताकि बहुत बेहतर तरीके से विशेषज्ञ के रूप में हम उसको पढ़ा सकें। अगला प्रश्न की ओर, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रशंसा अगर किसी भी विद्यार्थी का करते हैं तो कहाँ किया जाना चाहिए, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच या व्यक्तिगत रूप से। यहाँ देखते हैं अगर एकांत में हम किसी की प्रशंसा कर दें तो उसके अंदर वैसी कोई भावना नहीं आएगी, जहाँ तक कि वो धीरे धीरे नेगेटिव होंगे। अलग से अगर करेंगे तब भी वही, एकांत और अलग एक ही चीज़ है, व्यक्तिगत रूप से यह भी एक ही चीज़ है। तो लोगों के बीच में अगर हम किसी की प्रशंसा करेंगे तो उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, लोगों के बीच। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या उसे खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। ऑप्शन ए ग्रेड, ऑप्शन बी अंक, ऑप्शन सी ग्रेड और अंक दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा इसका वो ग्रेड है। क्या है, ग्रेड। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को देखते हैं, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कितना प्रतिशत हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। देखिए अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें दृश्य और श्रवण, अगर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उससे ज़्यादा ग्रहण करते हैं, सुनते हैं तब भी ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार से 85% हम दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। 100% कभी नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है जब हम उसको करके देखेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं तो कितना प्रतिशत जाएगा, 85%। अगला प्रश्न, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता, उससे कोई लेना देना नहीं, ज़रूरत नहीं, तो बढ़ावा देता है। क्या बढ़ावा देता है, अगर वर्ग कक्ष में हम सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित करेंगे तो उससे अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा। उससे किसको बढ़ावा मिलेगा, अनुशासन को। अगला प्रश्न, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं तो उसे यानी कार्य करने के लिए विवश किया जाता है और उसकी क्षमता। सोच के देखिए, अगर पदाधिकारी या प्राधिकारी कोई भी हावी होता है और फिर अलग अलग काम में अगर लगा दिए जाते हैं तो उनका जो शिक्षण गुण है, पढ़ाने की शक्ति जो है घटेगी या बढ़ेगी, तो घटती ही है। सही आंसर बी नंबर ऑप्शन, घटती है। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन ये नहीं होगा, कोर्स के अंत में मूल्यांकन ये भी नहीं होगा, प्रत्येक छमाही में मूल्यांकन ये नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे जो बेहतर तरीका है, विधि है, वो है सतत मूल्यांकन। बच्चों का सतत मूल्यांकन किया जाए। सतत का मतलब कंटिन्यूअस, हमेशा चलने वाला, उसके अंदर क्या प्रोग्रेस हो रहा है उसको देखना चाहिए। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता है, निष्ठापूर्ण अपनी ड्यूटी करता है, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम है। और अगर ये तीनों चीज़ें हैं, ऑप्शन डी में तो लिखा है ये सभी, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। सभी मतलब अगर कोई शिक्षक आदर्श जीवन जीता है तब भी उनको सम्मान मिलना चाहिए, निष्ठापूर्ण से अपनी ड्यूटी करता है तब भी सम्मान मिलना चाहिए, और प्रभावकारी तरीके से पढ़ा रहे हैं तब भी सम्मान मिलना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। अधिगम का मतलब सीखने की क्रिया जो है, उसके लिए सबसे बेहतर परिभाषा, सबसे उचित परिभाषा किसे मानेंगे। पहला, समस्या का हल करना, विशिष्ट हुनर का विकसित करना, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास करना,
या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, अधिगम का सबसे उचित तरीका होगा छात्र केंद्रित होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, और ये सारे ऑप्शन इसमें है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, या खुद करके? तो देखिए, अवलोकन करेगा तो वो धीरे धीरे सीखेगा, वो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जब वो खुद करके देखेगा तब वो सीख पाएगा। आप कितनों दिन थ्योरी देख लीजिए, लेकिन जब तक खुद करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। जैसे जब राजमिस्त्री मान लेते हैं, तो ये जब तक ईंट को ईंट में बैठा कर नहीं देखेंगे तो कितनों देर खाली देख ले तो उसके अंदर एक गुण नहीं आएगी, हुनर नहीं आएगी। अगले प्रश्न की ओर, वर्णमाला की पहचान कितने वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है? वर्णमाला की पहचान, वर्णमाला का मतलब वही होगा क, ख, इन सब का पहचान बच्चों के अंदर कब आ जाती है, कितने वर्षों में शुरू हो जाती है? तो इसका सही आंसर होगा 3 वर्ष की आयु में। बच्चों में 3 वर्ष की आयु में उनके अंदर वर्णमाला की पहचान करना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए, वह जाने। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को जानना। सामाजिक विकास के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को जानना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को जानना। विद्यार्थियों के सभी पक्षों को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन करना। तो उनके सभी पक्षों के विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को वह जाने कि विद्यार्थी के सभी पक्ष क्या हैं, उसका व्यक्तिगत रुचि क्या है, शारीरिक विकास के बारे में क्या है, वो किधर जाते हैं, उसके परिवार में किस प्रकार का वातावरण है। तो विद्यार्थियों के सभी पक्ष को जानना चाहिए। अगला प्रश्न, आइडेंटिशियल एलिमेंट्स समान तत्व, इसका संबंध किससे? समान परीक्षा क्यू से, सहयोगियों से इससे, अधिगम स्थानांतरण, और यही इनका सही आंसर होगा। आइडेंटिशियल एलिमेंट समान तत्व, अधिगम स्थानांतरण सही आंसर होगा। अगला, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति का मतलब जब बच्चे ज़्यादा फ्री होते हैं, ज़्यादा उसमें जो है सो उत्साह ऊर्जावान होते हैं, वो किस अवस्था में होता है? तो देखिए, शैशवावस्था हो तो उसमें खुद ही उलट पलट नहीं पाएंगे, चल भी पाएंगे लेकिन कुछ अवस्था के बाद। किशोरावस्था, उसमें तो बच्चों में थोड़ी बहुत आलसी आने लगता है, कुछ भी काम कर दो तो वो वाले सोचते हैं, फिर नेगलेक्ट करना चाहते हैं। प्रौढ़ावस्था मतलब बूढ़े लोग, और फिर जो 40-50 साल के बाद के हैं उनमें तो स्फूर्ति होगी नहीं। सही आंसर होगा इसका बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था जो होता है 2 साल से 11 साल के बीच में होता है, यह भी याद रखना। 12 साल के बाद किशोरावस्था, तो 2 साल से 11 साल के बच्चे सबसे ज़्यादा फुर्तीवान होते हैं, स्फूर्ति उसमें ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ, रॉस, एंटास्टसी, या कोई नहीं? तो सही आंसर होगा रॉस। रॉस का कथन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। क्या कहते हैं? प्रभावित। वातावरण, जैसे कोई झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो लोगों के बीच में वातावरण है, तो उसका असर उनके अंदर होगा, धीरे धीरे वह भी चिड़चिड़ापन में आ जाएंगे। तो वातावरण का असर तो होगा ही। और यह बात कौन बोल रहे हैं? तो रॉस बोल रहे हैं। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास से, शारीरिक विकास से, ध्यान के विकास से, या भाषा के विकास से? ऑप्शन सही होगा इसका मानसिक विकास से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव विकास के संबंध में कौन सा गलत कथन है? कथन कौन सा गलत है? तो विकास पूर्वानुमेय होता है, मतलब पहले से विकास के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। विकास सामान्य से विशिष्ट क्यों हो जाता है, यह भी सही है, और यह भी सही है। विकास रेखी है, रेखी का मतलब एक सीधी रेखा में, या फिर विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया, ये भी सही है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा कथन गलत है, तो गलत रेखी विकास, विकास रेखी है, ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र, शारीरिक विकास, तो देखो स्नायुमंडल, मांसपेशी, एंड्रोक्राइन, ये तीनों शरीर के ही विकास का भाग है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? वंशानुक्रम का निकाय, वंश के अनुसार क्या नहीं उसमें आएगी? समानता तो आएगी, भिन्नता आएगी, प्रत्यागमन भी आएगा, लेकिन अभिप्रेरणा नहीं आएगी। तो सही आंसर होगा अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न, 20वीं शताब्दी को बालक का शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो बालक का शताब्दी 20वीं शताब्दी, और ये जो कथन है किनका है? क्रो एंड क्रो का है। किसका है? क्रो एंड क्रो। अगला प्रश्न,
इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का भी समय कहा जाता है। मिथ्या पक्वता मतलब जब झूठ बोलते होंगे। तो ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। सही आंसर होगा बाल्यावस्था। मतलब जब बच्चे 2 साल से 11 साल के उम्र होते हैं तो उनको मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, शैशवावस्था की विशेषता नहीं। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है मतलब जब बच्चे 0 से 2 वर्ष के बीच का होता है तो उसके बीच में कौन सी विशेषता नहीं होती। शारीरिक विकास की तीव्रता, ये तो जान रहे होंगे, इससे होता है। दूसरों पर निर्भरता, यह भी होता है। नैतिकता का होना, ये नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर जब 2 साल का है तो उसके अंदर नैतिकता का गुण आएगा कहाँ से। मानसिक विकास उसमें उसकी तेज़ी से होती है, भी सही आंसर। तो चूँकि यहाँ पूछ रहा है नहीं है मतलब गलत, इसमें कौन गलत है, तो नैतिकता का होना ये गलत होगी और वही उसका सही आंसर होगा। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, उसमें पूछ रहा था, नहीं है, यहाँ भी नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, 0 से 2 साल में भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, तो यह तो सही ऑप्शन है, इसलिए यह नहीं होगा। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा होती है उसमें भी। अब देखते होंगे आप उसको चॉकलेट दिखाइए तो आपकी ओर दौड़ के चले आते हैं, आप थोड़ा सा उससे दूर रहिए, बुलाइए उसको तो वह वहाँ जाना चाहता है, और एक बार अगर वो खड़ा हो गया तो फिर वो बार बार चाहता है कि खड़ा हो जाए। ये जिज्ञासा की प्रवृत्ति है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, और 0 से 2 वर्ष की उम्र में भी बच्चों में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए आप जैसे जैसे उसको बुलवाते हैं कि बोलो मामा, मम्मा, मम्मी, पापा, दादी, तो धीरे धीरे उसका अनुकरण करने की प्रवृत्ति उसमें होती है। लेकिन एक चीज़ उसमें नहीं होती, वो है चिंतन प्रक्रिया। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, चिंतन प्रक्रिया होगी। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अभी जो है इसके बारे में हम लोग देखते थे, विकास सतत और धीमी प्रक्रिया ही नहीं कि अचानक विकास हो जाएगी। विकास का मतलब उसका जो है सो शरीर के बाहरी भाग का विकास ना होना, ये नहीं कि जो है सो पहले 10 किलो का था तो बढ़ के 45 किलो हो रहा है, ये विकास नहीं। उसके अंदर बुद्धिलब्धि क्या आ रही है, उसके अंदर नैतिकता का गुण कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। तो यह एक प्रकार से धीमी प्रक्रिया है और सतत है, मतलब कंटिन्यूअस चलते रहता है। कब से कब तक, गर्भ से कब्र तक, गर्भ से कब्र तक विकास चलते रहता है। लेकिन यह एक धीमी प्रक्रिया, अचानक से होने वाली नहीं है। अचानक कल जो है कोई बच्चा था और आज जवान हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यह जो है किसका शब्द है, हरलॉक, सही आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा, हरलॉक। अगला प्रश्न, बिग वे हैट, बिग वे हैट की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द। परिवर्तन, परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक होता है, और ये कब होता है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। देखिए प्रौढ़ावस्था की बात तो यहाँ हो नहीं रही है, तो जो भी है वो किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था। तो यहाँ पर देखिए शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और मनोवैज्ञानिक, ये तीनों हैं। शारीरिक परिवर्तन शैशवावस्था में होता है, लेकिन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन शैशवावस्था में नहीं होता है। बाल्यावस्था में मनोवैज्ञानिक थोड़ी बहुत हो सकती है, थोड़ी बहुत वो सामाजिक होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है वो सी नंबर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो मानव विकास का सिद्धांत इसमें कौन नहीं है। निरंतरता, मतलब हमेशा मानव का विकास होता है, ये भी ऑप्शन सही है। अनुक्रमिकता, एक क्रम के अनुसार विकास होता है, यह भी सही है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यह भी सही है। जैसे पहले छोटा बच्चा जब लिखता है तो उसकी जो हैंड राइटिंग होती है वो ख़राब होता है, वो सामान्य है, लेकिन वही धीरे धीरे लगातार अगर मेहनत करते हैं तो उसमें कुशलता पा लेते हैं, जिसको कहते हैं विशिष्ट। तो ये हो गया सामान्य से विशिष्ट, यह भी ऑप्शन सही है। अगर हम तरीके से देखें तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन प्रतिवर्ती ये सही नहीं है। और यहाँ कह रहा है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, मतलब इसमें कौन गलत है, तो सही ऑप्शन होगा प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती का मतलब उल्टा होना। उल्टा होना क्या है, पहले बच्चा के बाद प्रौढ़ावस्था आता। अब यहाँ कह रहा है कि नहीं, प्रौढ़ावस्था पहले आ जाएगी, उसके बाद किशोरावस्था आएगी, किशोरावस्था के बाद फिर बाल्यकाल अवस्था आएगी, तो ये प्रतिवर्ती हो गया। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिवर्ती। अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न, निचली कक्षाओं में खेलकूद पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पर आधारित है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। जब छोटे बच्चे खेलते हैं कक्षा में या फिर कक्षा के बाहर कहीं भी, तो उसका ही विकास होता है। विकास का मतलब उसका मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, बुद्धि विकास, मनोवैज्ञानिक, ये तीनों होता है। अगला प्रश्न, बालक का विकास परिणाम है, बालक का विकास परिणाम किस प्रकार से होता है। ये पहले भी हम देखें, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। अगला प्रश्न, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। विकास कभी नहीं समाप्त होता है, एकीकरण की सिद्धांत है, अंतःक्रिया की सिद्धांत है, अंतः संबंध का सिद्धांत है, या निरंतरता। विकास कभी न समाप्त होने वाली, यही देखिए आंसर है,
कभी ना समाप्त होने वाली, मतलब निरंतर चलने वाली, निरंतर चलने वाली। और जब निरंतर चलने वाली है तो निरंतरता का सिद्धांत ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास के क्रम में या विकास की सामान्य क्षमता में। एक दूसरे से भिन्न कैसे होते हैं? वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में। ये ऑप्शन सही नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो है विकास की दर में। तो विकास की दर में सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। किसी का विकास ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, किसी का विकास उससे कम हो रहा है, किसी का उससे भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये भिन्न भिन्न होते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध किए, लेकिन उनका जो शोध वाला विषय है वो कौन सा है? संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक। ये तीनों ने उनका जो शोध का विषय है वो नैतिक है। किस क्षेत्र में उन्होंने शोध किया था? तो नैतिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संवेग कौन सा है? भाई देखिए, जिज्ञासा कब जगेगा? जब लोगों के अंदर डर पैदा करेंगे तब क्या जगेगा कि नहीं जगेगा? घृणा तब भी नहीं जगेगा। और भूख लगा रहेगा और उस समय अगर बच्चे को कहेंगे खूब पढ़ो तब भी उसके अंदर नहीं आएगा। लेकिन जब हम बच्चों में दिखाएंगे आश्चर्यजनक बातें, जब उसके लिए थोड़ी सी आश्चर्यजनक होगी तो उसके अंदर एक जिज्ञासा जगेगी। तो जिज्ञासा का संबंध किससे? आश्चर्य से। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, ये गलत है। अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, ये बहुत सार्थक नहीं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, और एक अध्यापक की दृष्टि में सही आंसर यही होगा। अगला प्रश्न, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष, कोई कोष नहीं। सही आंसर होगा केवल 1 कोष। आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग, ये किसका प्रदर्शन कर रहा है? मस्तिष्क और आत्मा का विकास होता है, अधिगम और शिक्षण और अधिगम। यहाँ पर देखिए, मांसपेशी जब हमारा विकसित करेगा और पैरों का विकास होगा तो उसमें क्या होगा? शक्ति और गति आएगी। तो सही आंसर क्या है? शक्ति और गति। अगला प्रश्न, 109 नंबर का प्रश्न है ये, खाली जगह की अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती है, मतलब पूर्ण रूपेण विकसित हो जाती है। कब? तो 8 से 9 साल की उम्र में ही बच्चों का इंद्रियां जो है, दृष्टि और श्रवण, देखने और सुनने की शक्ति की जो इंद्रियां हैं, चाहे आँख का विकास होना है या फिर कान का विकास होना है, तो जितना बड़ा साइज होना है वो 8 से 9 साल की उम्र में ही हो जाती है। अगला प्रश्न, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। तो ये सही आंसर होगा उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था जो है 7 से 11 साल की होती है, और 7 से 11 साल में बच्चे जो है सो नई खोज करने की और उसमें घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण की शक्ति का विकास होता है किस आयु पर? तो सही आंसर होगा 11 साल। 11 साल की आयु में बच्चों में तर्क करने की शक्ति, जिज्ञासा कुछ भी जानने की, निरीक्षण देखने की, समझने की, ये सब शक्ति का विकास 11 साल की उम्र में हो जाती है। अगला, ब्रीजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, उत्तेजना भाग कौन सा? सामाजिक विकास पर उत्तेजना, शारीरिक विकास पर उत्तेजना, संवेगात्मक विकास पर उत्तेजना होगी। ये सही आंसर है, मानसिक विकास पर उत्तेजना। देखिए, उत्तेजना का मतलब कोई भी काम के लिए वो कितना ज़्यादा उत्साहित होंगे, उत्तेजित होंगे, ये समाज के विकास पर निर्भर नहीं करता है। अब समाज में देखिए सभी प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन किसी काम को लेकर वो उसमें जो है सो निरस्ता दिखाते हैं, बहुत सारे समाज के लोग होते हैं। शारीरिक विकास पर अगर ये निर्भर करता तो ज़्यादा तेज विकसित जो बच्चे हैं वो ज़्यादा उत्तेजित होकर काम करते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। संवेगात्मक विकास इसका अच्छा होगा, वही ज़्यादा उत्तेजित होकर काम करना चाहेंगे। अगला प्रश्न, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता। तो बुद्धि परीक्षण, बुद्धि को हम कैसे जो है सो जांचेंगे, उसके निर्माण का जन्मदाता जो है अल्फ्रेड वीने है। कौन है? अल्फ्रेड वीने। सही आंसर होगा अल्फ्रेड वीने। अल्फ्रेड वीने ही हैं जिन्होंने ये बताया कि बुद्धि परीक्षण को हम कैसे कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का बुद्धि हम कैसे जान सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिबिंब या उदाहरणा, प्रतीक, संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, ये सब अंतर्निहित है किसमें? अनुकूलन में। अनुकूलन में नहीं होगा। प्रेरक, पेशी विकास, समस्या समाधान, समस्या समाधान में प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक, संकेत, ये सब नहीं होंगे। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विचारात्मक प्रक्रिया। विचारात्मक प्रक्रिया में सारी चीज़ हो जाएंगे, प्रतिबिंब भी, अवधारणा भी, प्रतीक भी, संकेत भी और भाषा भी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? देखिए, आप जब छोटा बच्चा को खिलौना देते हैं तो उसका अलग अलग पार्ट कर देता है, तोड़ देता है, फिर उसको फेंक देता है, फिर उसको जमा करता है, उसके भागों का अवलोकन करता है। तो इसमें क्या हो रहा है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति उसके अंदर है, उसके अंदर जानने की भावना है कि आखिर इस खिलौने में कौन कौन से पार्ट हैं और कौन कौन कैसे कैसे क्या क्या काम कर रहे हैं।
अगला प्रश्न, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो शरीर के आकार में वृद्धि जब होगा तो ये तीनों तो नहीं होगा, क्या होगा, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ये संवेगात्मक है, इसके दिमाग से रिलेटिव। संज्ञानात्मक, किसी भी चीज़ों को वो कैसे सोचते हैं। नैतिक विकास का मतलब उसमें नैतिक गुण होना चाहिए। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा शारीरिक गत्यात्मक विकास, ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन समस्या समाधान नहीं, वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण, समस्या समाधान के वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण कौन। तो प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी, या फिर प्राकल्पना का निर्माण करना। देखो, प्राकल्पना, सिर्फ कल्पना से ही अगर परीक्षण करेंगे तो सही नहीं है। समस्या के प्रति जागरूकता, अगर कोई भी समस्या आने वाला है तो उसके प्रति जागरूकता, और इसका सही आंसर यही होगा, समस्या के प्रति जागरूकता। अगला प्रश्न, बुद्धि का संबंध किससे, बुद्धि उसका संबंध किससे है। तो बुद्धि का संबंध जो है आकार व भार से है, केवल आकार से है, केवल भार से, या इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि का संबंध आकार और भार से है। शरीर जितना ज़्यादा विकसित होगा उसी के अनुसार उसके अंदर बुद्धि भी होगी। ऐसा नहीं कि एकदम कमज़ोर शरीर वाले, जिनका शरीर ही विकास नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर बहुत तेज बुद्धि हो जाएंगे। किशोरावस्था की अवधि पहले भी बताई, 12 से 19 साल। वंशक्रम संबंधी नियम कौन है, प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, स्वास्थ्य का नियम। तो वंशक्रम जो है वो समानता का नियम है। कौन, समानता का नियम में वंशक्रम संबंधी नियम होता है। अगला प्रश्न, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। वृद्धि और विकास एक दूसरे के विरोधी होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, या फिर सभी। तो यहाँ पर एक दूसरे के पूरक होंगे, विरोधी नहीं होगा और समान भी नहीं होगा। विरोधी का मतलब उल्टा, ये वृद्धि इधर हो रहा है तो विकास इधर हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। समान होंगे मतलब जितना वृद्धि हुआ उतना ही विकास हुआ, ये भी नहीं होगा। पूरक ही होगा, और उपरोक्त सभी तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों नहीं होगा तो पूरक। पूरक का मतलब ये भी विकास करेंगे तो यह भी विकास करेंगे, चाहे कम करेंगे ज़्यादा करेंगे वो अलग बात है। बाल विकास का सही क्रम, प्रौढ़ावस्था पहले आएगी नहीं आएगी, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उससे आगे, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, यही सही होगा। पहले बालक, फिर किशोर और फिर प्रौढ़। अगला प्रश्न, विकास के विधि से तात्पर्य है। विकास ज्ञान में विधि, समय में विधि, वजन में विधि, असम में। तो विकास का मतलब उसका आकार भी बढ़ना चाहिए, सोच भी बढ़ना चाहिए, समझ भी बढ़ना चाहिए, और कौशल में भी वृद्धि होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शरीर के विकास का क्षेत्र कौन सा है। स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो सही होगा स्नायु, जैसे शरीर हो गया स्नायुमंडल। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मानसिक विकास मतलब किसी का मन, किसी का दिमाग कितना विकास कर रहा है, इसको प्रभावित करने वाले। वंशानुक्रम ये भी हो सकता है, वातावरण ये भी हो सकता है, परिवार का सामाजिक स्थिति यह भी हो सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। तो सीखने के लिए अगर है प्रोजेक्ट विधि तो सभी अवस्था में होगी, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था अभी भी हम बात करें 12 साल तक। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है। संवेगात्मक समस्या ये तो है, शारीरिक परिवर्तन की समस्या ये भी है, समायोजन की समस्या यह भी है। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। विकास शुरू होता है, कब शुरू होता है, बाल्यावस्था में, प्रसव पूर्वावस्था में, शिशुअवस्था में, और फिर पूर्व बाल्यक काल में। तो इसका मतलब ये याद रखना है, विकास जो है वो गर्भ से लेकर, कहाँ से लेकर, गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है। कब्र का मतलब जब आदमी मर नहीं जाता है तब तक आदमी का विकास होता है। तो यहाँ पर देखिए बाल्यावस्था नहीं होगा, उससे पहले वो जो है सो प्रसव पूर्व में ही है, गर्भ में है। तो सही आंसर इसका होगा प्रसव पूर्व अवस्था में, मतलब बच्चा जब माँ के पेट में होता है उसी समय जो है सो बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं, विकास करना बच्चा का शुरू हो जाता है। आप लोग अभिमन्यु की कहानी जान रहे होंगे। अभिमन्यु माँ के पेट में ही चक्रव्यूह को भेदना कह सकते हैं उसको, मतलब उसके सातों द्वार तक अंदर चल जाना, ये जो है सो सीख लिया था। और यह जो है सो उसने कब सीखा था, तो प्रसव पूर्व अवस्था में ही सीखा था। अगला प्रश्न, परिपक्वता का संबंध, विकास, विधि, सृजनात्मक या रुचि। तो परिपक्वता मतलब विकास, परिपक्वता का मतलब विकास, सही आंसर क्या होगा, विकास होगा। अगला प्रश्न, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत, तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्ति अंतर का सिद्धांत या सभी। तो व्यक्ति अंतर का सिद्धांत, इसका मतलब सभी व्यक्तियों में अलग अलग होते हैं, सभी व्यक्तियों में अलग अलग अंतर पर होते हैं। अगला प्रश्न, विकास कैसा परिवर्तन है, गुणात्मक, रचनात्मक, गुणात्मक या नकारात्मक। तो विकास जो है गुणात्मक है। कैसा है, गुणात्मक, गुण होना चाहिए विकास में। विकास में गिनती नहीं होना चाहिए, गुण होना चाहिए। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान होती है। विकास हमेशा रैखिक प्रतीत होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी क्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सभी विकास की दर समान नहीं होती है। सिद्धांत, विकास का दर कभी भी समान नहीं होगा। समान का मतलब एक बराबर, एक कम और ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। किस आयु काल में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर चल जाते हैं? तो हम बताए थे 20 साल में। कब? 20 साल तक मानसिक विकास, मतलब उसका जो दिमाग का विकास है पूर्ण रूपेण हो जाता है। कब? 20 साल की अवस्था तक। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव से संबंधित है। इससे उनकी भावनाओं से, उनके विचारों से, उनके आचरणों से, और ये तीनों से अगर है तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही होगा। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी खाली जगह बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? बेहतर होना चाहिए, संतोषजनक भी होना चाहिए, सार्थक भी होना चाहिए, और सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, तीनों के लिए, 1 2 3, ये तीनों के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो जितने भी संबंधित हैं सबों के लिए वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। कौन? शिक्षा। किसी भी व्यक्ति में अपनी ज़िंदगी में उसको सक्षम बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए सबों के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को ज्ञान हो जाए, उसका शरीर बढ़िया हो जाए, व्यक्तित्व बढ़े या बुद्धिमत्ता। व्यक्तित्व में ये सारी चीज़ आते हैं। ज्ञान आपके पास बढ़िया है, शरीर आपके पास बढ़िया है, और बुद्धिमत्ता भी आपके पास बढ़िया है। तो ऑप्शन सी नंबर व्यक्तित्व सही आंसर होगा। एक अच्छी उपलब्धि जांच का अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? अच्छी उपलब्धि जांच का विधि, मान्यता, विश्वसनीयता, द्विअर्थकता, वस्तुनिष्ठता। इसका मतलब देखिए, ये तो मान्य है, ये भी मान्य है, लेकिन द्विअर्थकता ये मान्य नहीं है। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। उपलब्धि जांच जब करेंगे तो द्विअर्थकता कभी नहीं होगी। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो माता पिता होते हैं। कौन होता है? माता पिता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता? प्रोजेक्ट, यहाँ पर देखिए, प्रोजेक्ट जो अभी स्कूलों में जो टीवी सब लग रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट की सहायता सामग्री नहीं है। स्लाइड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर में क्या होता है, आप ऐसे हाथ से करते जाइए और वो घिसकते जाएगा। जैसे यहाँ पर हम अभी स्लाइड का प्रयोग कर रहे हैं, ये देखिए स्लाइड का ऊपर नीचे कर रहे हैं। ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब जो उसके ऊपर वाले भाग में लगते हैं। ब्लैक बोर्ड या एपीडियास्कोप, एपीडियास्कोप का मतलब जब प्रोजेक्टर है, पहले अगर आप लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देखेंगे तो ये पर्दा होती थी और उसमें बीच से दूर से ही जो है फोकस मारी जाती थी, और ये एपीडियास्कोप है। तो प्रोजेक्ट वाली बात जहाँ आई तो ये तीनों आज के ज़माने में है, लेकिन ब्लैक बोर्ड जो है वो पुराने संबंधी ज़माने में, जो कि प्रोजेक्ट डिजिटल में ये नहीं है। अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर। तो योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर अभी प्रेरणा है। सीखने की प्रक्रिया में अभी प्रेरणा जितना ज़्यादा प्रबल चर है उतना ज़्यादा कोई भी नहीं है। अगर हम उपेक्षा करेंगे तब भी नहीं सीख पाएंगे, अनभिज्ञता रहेंगे तब भी नहीं, और उत्साह अगर नहीं रहेगा, निरुत्साह, तब भी नहीं सीख पाएंगे। तो अभी प्रेरणा सही आंसर होगा इसका। स्कूल पुस्तकालय खाली जगह का एक शैक्षणिक तंत्र है, अल्प मूल्य का, थोड़े मूल्य का, ज़्यादा मूल्य का, या विचारणीय मूल्य का। तो स्कूल का जो पुस्तकालय है वो विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है, विचार करने का एक शैक्षणिक तंत्र है। अगला प्रश्न, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, कोई नहीं। तो देखिए, समूह में सहभागिता के द्वारा अगर सीख रहा है तो उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? प्रोत्साहित। सही आंसर इसका क्या होगा? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत सरकार के द्वारा बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पास किया गया? तो आप लोग जानते होंगे 2009 ईस्वी में इसको पास किया गया था, लागू किया गया था। लेकिन जो तुरंत लागू हुआ शिक्षा के अधिकार अधिनियम वो 2010 ईस्वी में लागू हुआ था, अप्रैल में, लेकिन उसको 2009 ईस्वी में ही लागू किया गया था। अगला प्रश्न, एनसीपी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खाली जगह और है। तो ये कैसा होगा? सक्रिय होना चाहिए और सामाजिक होना चाहिए। स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। कौन? 2005 के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम जो है सक्रिय है और सामाजिक है। अगला प्रश्न, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। कैसा? स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का और सम्मान का। तो ये सभी होंगे, क्योंकि बच्चों के साथ अगर स्नेह का संबंध नहीं हो तो बच्चे दूर भाग जाएंगे। अगर विश्वास नहीं होगा तब भी दूर भाग जाएंगे, उनसे बात करना नहीं चाहेंगे। सम्मान अगर एक दूसरे का नहीं करेंगे तब भी बच्चा बेहतर नहीं सीख पाएगा। इसलिए तीनों, और जब तीनों होगा तो ये सभी, इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखिए, वंशानुक्रम भी होगा, परिवार का वातावरण भी होगा, परिवार की सामाजिक स्थिति। तो इस तरह से उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। अगला, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 साल और वास्तविक आयु 10 साल। तो मानसिक आयु कितना साल? 12 साल। वास्तविक आयु कितना? 10 साल।
तो कहता है उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो बुद्धि लब्धि निकालने के लिए ये हो गया मानसिक आयु, ये हो गया वास्तविक आयु, और उसको जब हम 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगी आंसर ये 10 और ये 10 कट गया, सॉरी चलिए थोड़ी सी गड़बड़ हुई, हम इस क्वेश्चन को फिर से देख रहे हैं तो गड़बड़ क्या हुआ उसको हम देख लेंगे। ये हो गया इसका मानसिक आयु और ये हो गया इसका वास्तविक आयु, और इसको हम 10 से नहीं 100 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 100 से। तो उससे के बाद क्या निकल जाएगा? बुद्धि लब्धि निकल जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 12 को जब 10 से गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा आंसर, और 120 इसमें देखिए है ऑप्शन में सी नंबर में, तो सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो आप किसी भी बच्चे का जब बुद्धि लब्धि निकालेंगे तो उसका मानसिक आयु जो है उसको ऊपर लिखेंगे, उसका जो वास्तविक आयु है उसको नीचे लिखेंगे, और फिर उसको कितना से गुना कर देंगे? 100 से गुना कर देंगे। परिपक्वता का संबंध किससे? परिपक्वता मतलब पूरा परिपक्व हो रहा है, तो विकास, बुद्धि, सृजनात्मक या रुचि, तो विकास में सारी चीज़ आ जाएंगे। और ये आज के लिए अंतिम प्रश्न 150वां है। टोटल पहले हम 40 क्वेश्चन किए थे और आज उसमें 110 क्वेश्चन हो रहा है, तो टोटल 150 क्वेश्चन हो रहा है। और हम पहले आप लोग को बताएं कि हम लगभग 1200 MCQ करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और जब 1200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो उसमें उम्मीद है कि हम लगभग 30 का 30 प्रश्न सही कर लें। कितना प्रश्न? और 30 प्रश्न अगर हम सही कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी 30 प्रश्न अगर सही हो जाती है तो हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं। इसके बाद आपके जो है सो हिंदी में कुछ प्रश्न सही हो जाएंगे, कुछ खोटा में सही हो जाएंगे, और पर्यावरण अध्ययन वाली विषय या फिर आपका जो अपना जो सब्जेक्ट है, अगर 6 के लिए तो अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कुछ होगा। साइंस का स्तर में तो आप साइंस में जो है सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होंगे, तो उनसे कुछ प्रश्न आपका सही हो जाएंगे। तो अगर हम ये पेडागोगी को 30 में 30 ले आएँ या इसके नज़दीक ले आएँ, 25 ले आएँ, तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए आकलन परीक्षा पास करना। तो आज का अंतिम प्रश्न को देखते हुए इस सेशन को हम समाप्त करेंगे, और उम्मीद करेंगे आप सबों से कि आप फिर अगले वीडियो को हमारे देखेंगे। और चूँकि आप लोग भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं कि समय बहुत कम है, और इसी समय में हम लोग को पूरी की पूरी तैयारी करनी है। अब जैसी सरकार की मंशा, आप इसको बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि पहले जो बात हुई थी कि आकलन हम कितना करेंगे तो 100 नंबर करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद बढ़ के हो गए प्राइमरी के लिए 200 और हायर प्राइमरी के लिए जो है सो 250, लेकिन फिर घट के 150 पर आइए। 150 नंबर आ तो सीटेट या फिर जेटेट के लिए होता है, और उतने ही भास्ट हम लोग के लिए यह भी होने वाला है। तो उम्मीद करो 150 नंबर का सरकार अगर मंशा बना रही है तो कहीं ना कहीं यह परीक्षा जो है सो 2016 की टेट के जैसा होगा। और अगर हम बढ़िया से तैयारी ना करेंगे ना तो हो सकता है बीच में हम लोग लटक जाएँ, और फिर लटक जाएंगे तो आगे सरकार की रवैया जैसी है जो कि अच्छा नहीं। हाँ, ऑप्शन 1 फिर देंगे, दूसरा और तीसरा बार, लेकिन आप तो देखे होंगे कि पहला जो होता है वो पहला ही होता है। और एक कहानी प्रचलित है गाँव में कि एक व्यक्ति से एक राजा ने बोला कि सामने से हम 3 बैल को छोड़ेंगे, अगर तीनों में से आप किसी एक का भी कुछ पकड़ लें तो हम आपको अपने राजा की जो संपत्ति है उसमें आधा संपत्ति दान दे देंगे। तो बोला चलिए ठीक है, देखते हैं, प्रयास करते हैं। और उसने देखा पहला वाला जो है थोड़ा सा खूंखार टाइप का था। जब पहला बैल छोड़ा गया तो उसमें से पहला थोड़ी सी खूंखार टाइप का था, तो बोला चलो ये खूंखार टाइप का है, इसको छोड़ देते हैं और अगले वाले को पकड़ते हैं। तो पहला बैल का वो कुछ पकड़ा नहीं, इसलिए नहीं पकड़ा, वो थोड़ा खूंखार किस्म का था। उसके नज़दीक जाने से उसको डर लग रहा था, हालांकि क्या होता है ये पता नहीं। अब दूसरा फिर उसके बाद छोड़ा गया, दूसरा जब छोड़ा गया तो उससे भी ज़्यादा खूंखार और बहुत तेज़ गति से निकला। कैसा निकला? बहुत तेज़ गति से, और उससे भी ज़्यादा खूंखार था। तो उसको देख के ही डर गया, बोला अब इसमें नहीं, अगला बार जो होगा सो होगा, मन तन लगाएंगे और अगला बार का ही पकड़ेंगे। अगला बार भी बैल को छोड़ा गया, लेकिन इस बार बहुत एकदम मरियल सा निकला, धीरे धीरे चल रहा था। वाह, देख के ही मन में खुशी हुई। लेकिन फिर जब सामने जाता है तो देखता है इस बैल का कुछ ही नहीं है, तो पकड़ेंगे क्या? कहानी का अर्थ आप लोग समझ सकते हैं। पहला ऑप्शन अगर आप लोग जो है सो नहीं कर पाते हैं, फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है इससे भी फास्ट हो जाए, सरकार की मंशा क्या हो। और तीसरा ऑप्शन, भले सरकार कह रहे हैं कि हम तीसरा परीक्षा लेंगे, लेकिन चाहे हमारी किसी भी प्रकार की कमजोरी हो जाए या सरकार की मंशा बदल जाए और तीसरा एग्ज़ाम ही ना हो, तो इसलिए हमें अभी से ही इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना। आपके पास चाहे जिस भी तरीका को आप अपनाते हैं, जो भी तरीका अपनाते हैं, लेकिन आकलन परीक्षा की तैयारी थोड़ा सा इस बार मन से कर लिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सफल हो पाएँ। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफल हो पाएंगे तो हम अपने संगठन को उतनी ही ज़्यादा मजबूती प्रदान कर पाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, बाल्यावस्था। ये तो पहले भी हम कर ही चुके हैं। बाल्यावस्था कितने साल तक? 12 साल तक। तो इसी प्रश्न के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सबों को अच्छी लगी होगी, और अगर आप सबों को अच्छी यह वीडियो लगी है तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और आप जिस तरह से इनका जो है रिव्यू हमको देंगे उसी तरह से हम आगे इसमें जो है काम कर पाएंगे, क्योंकि हमारा अभी ये यूट्यूब का चैनल बहुत बड़ा नहीं है, और जब बहुत बड़ा चैनल नहीं है तो आप समझ सकते हैं इससे हमको इनकम नहीं आ रही, बस हम लोगों की सेवा के भावना से वीडियो बना रहे हैं। और आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो हमको लगेगा कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इस प्रकार के और भी बनाएंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। बहुत जल्द हम खोटा का एक वीडियो डालेंगे, और वो आपका खोटा और हिंदी दोनों के व्याकरण में काम आएगा। विषय क्या होगा सो हम बता देते हैं आपको। टॉपिक होगा वर्णों का उच्चारण स्थान।
क्या होगा, वर्णों का उच्चारण स्थान। और वर्णों का उच्चारण स्थान को हम इतना इजीली तरीके से सीखेंगे, बस 1 मिनट में सारे वर्ण का उच्चारण स्थान हम याद ही कर लेंगे। और इसका लाइव वीडियो होगा और इसके बारे में आप लोगों से फिर राय भी पूछी जाएगी। तो इसी के साथ आज का सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप सबों का दिन मंगलमय हो।